वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमारे पिछले सेशंस में मैंने आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ा था, जो था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, जो कि आपकी डाइट में कैसे होने चाहिए, इसके बारे में आपके अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर। यानी डाइट प्लान्स एक बहुत ही इंडिविजुअल मामला होता है और पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में डाइटरी डिसीजंस बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जो निर्भर करता है उनकी हेल्थ कंडीशंस और उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटीज के ऊपर। क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू मेटाबॉलिक सिकनेस, यानी स्पेशली डायबिटीज। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले जो आपको डर लगता है कार्बोहाइड्रेट नाम के शब्द से, इसके बारे में शायद आपको पुनर्विचार करने की शायद आवश्यकता पड़ सकेगी। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही डरावना शब्द है उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज डिटेक्ट होती है और उनको चारों तरफ से ये सलाह मिलती है कि कार्बोहाइड्रेट से जितना हो सके उतना दूर रहिए। ये एक बहुत ही हेटेड वर्ड है, बट द रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज का डायरेक्ट सोर्स है और ग्लूकोज हमारी बॉडी की एनर्जी को बनाने के लिए बेसिक फ्यूल, यानी अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज ना हो तो ये जीवन शायद संभव नहीं है। हमारी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस और कीटोन्स बनाकर हमको बहुत लंबे समय तक जिंदा तो रख सकती है, लेकिन अगर लगातार आपको ग्लूकोज की सप्लाई ना मिले तो आपकी ब्लड वेसल्स में, तो आप पाएंगे आप एक स्टार्वेशन की स्टेज में जाते हैं और इमरजेंसी बेसिस पे आपके सर्वाइवल मैकेनिज्म्स ट्रिगर होते हैं। आपके बहुत सारे सेल्स ग्लूकोज की एब्सेंस में ठीक से काम भी नहीं कर पाते, जैसे रेड ब्लड सेल्स, आपके लिवर सेल्स, आपकी आईज और ऐसे सारे सेल्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स को आप उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से लगभग 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है मोनोसैकेराइड्स की, यानी 3 से 5 चेन ऑफ कार्बन्स की। ये छोटी चेन्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी में बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो सकती हैं और इनका एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। अगर आप इनके टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को देखें तो आप पाएंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज जैसी चीज़ों में आप मोनोसैकेराइड्स को पाते हैं। ये फंडामेंटली मोनोसैकेराइड्स हैं। अगर आप अपने एडिबल्स की लिस्ट पर ध्यान डालें तो आप पाएंगे शहद के अलावा बीन्स, फ्रूट्स, केन शुगर, इन सारी चीज़ों में आपको मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। मोनोसैकेराइड्स के फंक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपके शरीर को क्विकली ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने की आवश्यकता हो, जैसा हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस में होता है या लो ब्लड शुगर के केस में होता है, तो आप सबसे पहले उन्हें ग्लूकोज देते हैं ताकि उनकी बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल इमीडिएटली राइज हो जाए। यानी शायद विद इन अ मिनट उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड शुगर के लेवल्स को ऊपर की तरफ लेकर चले जाते हैं। जब किसी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उनको आप स्लो एब्जॉर्ब होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे सकते, क्योंकि उनसे उनका इमरजेंसी मैनेजमेंट तो कम से कम नहीं होगा। अगर मोनोसैकेराइड्स का ये स्वभाव है और अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट या डायबिटिक हैं तो आप पाएंगे कि जब भी आप मोनोसैकेराइड्स जैसी किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करेंगे, आपके ब्लड शुगर्स स्काई हाई जाएंगे एकदम से, जैसे ही आप खाते हैं, और आपके ब्लड शुगर्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं। और अगर आपका इंसुलिन एक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं, तो इंसुलिन का एक्शन उससे मैच करता है और इमीडिएटली उसको पुल डाउन करने की कोशिश करता है। आपके एनर्जी लेवल्स तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशंस होने की संभावना हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होते हैं और बहुत जल्दी क्रैश भी होते हैं। दूसरी कैटेगरी है डाइसैकेराइड्स की। डाई का अर्थ 2, इन्हें हम डबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं उस स्ट्रक्चर में तो डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो डाइसैकेराइड्स को दिए जाते हैं। और अगर आप अपनी डाइटरी लिस्ट में देखें तो डाइसैकेराइड्स आपको यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत अधिकता में प्राप्त होते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है पॉलीसैकेराइड्स की। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज जैसे 3 आइटम्स आप इसमें गिन सकते हैं। यानी ये बहुत लंबी चेन के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि कई सारे शुगर मॉलिक्यूल्स के एक साथ बॉन्ड हो जाने के बाद बनते हैं। अपने फूड आइटम्स पे अगर आप निगाह डालें तो पोटैटोज,
राइस, कॉर्न, ये आइटम्स जो स्टार्च बेस्ड आइटम्स होते हैं, उन आइटम्स को आप पॉलीसैकेराइड्स में काउंट कर सकते हैं। पॉलीसैकेराइड्स का यूज बॉडी को जब करना होता है तो दो तरह से बॉडी कर सकती है। अगर एनाबॉलिक स्टेट में है तो मोनोसैकेराइड्स यानी आपके ब्लड में फ्लोट होता हुआ एक्सेस ग्लूकोज जब बचता है और बॉडी उसका ग्लाइकोजन बनाती है, तब उनको लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है, जिन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, और आपके लिवर और मसल सेल्स में उसको स्टोर करके रखती है। जब बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में आती है और आप स्टार्वेशन के मोड में होते हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, और उससे ग्लूकोज वापस से रीजनरेट होकर आपके ब्लड में उसके लेवल्स को बॉडी बढ़ा पाती है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, ये तीन अलग अलग क्लासिफिकेशन खास तौर पर इसलिए हैं कि पॉलीसैकेराइड्स का यूटिलाइजेशन बहुत क्विक नहीं होता। इसमें बॉडी को कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है। बनाने के लिए एनाबॉलिक प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, और जब इसको यूज़ करना होता है तो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में इसको ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने एडिबल्स के आइटम्स के ऊपर निगाह डालें तो आपको पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं पोटैटोज, राइस, कॉर्न, all starch based other items and even cereals for that matter। आप जो वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स हैं, यानी उनको ब्रेक डाउन करना हमारी बॉडी में संभव नहीं होता है, और वो एक तरह से फाइबर के फॉर्म में हम उनको क्लासीफाई करके अलग रखते हैं। अब अगर आप एक डायबिटिक हैं तो शायद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको आपकी जो मेन आवश्यकता है वो है अपने ब्लड शुगर के लेवल्स को मेंटेन करना, उन्हें फ्लक्चुएट नहीं होने देना, और लंबे समय तक अपने आप को फिल्ड अप रखना, ताकि आपको बार बार खाने की नीड ना हो, क्योंकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को फाइट कर रहे हैं, और अगर आपको बार बार खाने की नीड होगी तो आप ज़्यादा इंसुलिनोजेनिक रिस्पांस जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। कार्बोहाइड्रेट से आपको आपकी डाइट में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। यानी जब आप शुरुआत करते हैं अपने डायग्नोसिस के बाद अपनी डाइट प्लान की, उस समय धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कीजिए, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो कंडीशन है यू हैव टू गो कम्प्लीटली फैटलेस। सो व्हेन यू स्टॉप ईटिंग फैट कम्प्लीटली, आप पाएंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है, यानी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ, वो धीरे धीरे रिटर्न होती है। और ये एक बहुत ही नेचुरल फूड है हमारा, बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स आवर रेस हैज़ बीन अ स्टार्च ईटर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। हम बहुत लंबे समय से, हज़ारों साल से हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टार्चेस को लगातार कंज्यूम करते रहे, जैसे पोटैटोज़ हैं, स्वीट पोटैटोज़ हैं। हमारे एवोल्यूशन की स्टेज से हम इन चीज़ों का कंजम्पशन कर रहे हैं। ओरिजिनली वी आर हर्बीवोर्स। ये आमतौर पर बहुत कॉमन डिस्कशन है जब लोग कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर नॉन वेजिटेरियंस। इन रियलिटी अगर आप देखें तो अगर आप कंपेयर करें उन एनिमल्स से जो फंडामेंटली कार्निवोर्स हैं या ओमनिवोर्स हैं, तो आप पाएंगे उनके कैनाइन्स बड़े होते हैं, उनके क्लॉज बहुत बड़े होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स बहुत छोटी होती हैं, उनमें वो एंजाइम्स होते हैं जिससे वो आसानी से उस खाने को ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे अंदर वो एंजाइम्स नहीं होते। सो इफ़ वी स्टार्ट फॉलोइंग देयर डाइट, वी विल नॉट बी इन गुड हेल्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हर्बीवोर, यदि हमें उस डाइट को फॉलो करना पड़े जो वो एनिमल्स खा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कैट जो खाना खा सकती है यदि आप उसको फॉलो करेंगे, तो आपके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म में हेल्थ इम्प्लीकेशंस उसके अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए डायबिटीज़ में हमेशा सलाह दी जाती है कि आपको क्लोज टू नेचर, वेरी सिंपलिस्टिक फूड्स यू शुड बी ईटिंग टू मेक योर मेटाबॉलिज्म वर्क इन द करेक्ट मैनर। कार्बोहाइड्रेट से अपना डर हटाइए, क्योंकि अब आपकी चॉइस मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बीच में है। हमारे कल के एपिसोड में हमने आपके साथ जो 3 या 4 पैरामीटर्स शेयर किए थे, जिनमें हमारे क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, यानी हमको इमीडिएटली टैक्टिकली हमारी ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करना है, हमें अपने फ्लक्चुएशंस को, ब्लड शुगर के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल में रखना है। ओवर अ लॉन्ग टर्म वी हैव टू मेक श्योर जो हम खाते हैं वो हमें कुछ हद तक स्टार्वेशन की लिमिट के आसपास रखे, ताकि हमारे शरीर को अपने डिपॉजिटेड फैट को बर्न करने का समय मिले। उस पैरामीटर पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि आपको मोनोसैकेराइड्स आपकी शुगर्स को बहुत जल्दी ऊपर लेकर जा सकते हैं।
अगर आप डाइसैकेराइड्स की तरफ निगाह डालें तो आप पाएंगे कि डेयरी आइटम्स में लैक्टोज यानी एक शुगर की मात्रा काफ़ी सारी होती है जो आपकी बॉडी में सीधा एंट्री मारती है। उसके अलावा सैचुरेटेड फैट की मात्रा काफ़ी होती है जो लगभग 23 से 25% तक हो सकती है, जो आपके बॉडी वेट को बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आप डाइसैकेराइड से अपनी ब्लड शुगर शायद थोड़ी बहुत कंट्रोल कर भी सकते हैं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग टर्म अगर वो आपके वेट को हिट करती है या कैलोरीज को हिट करती है तो आपके लिए ठीक नहीं हो सकती। अगर आप पॉलीसैकेराइड्स के ऊपर जाते हैं तो आप पाएंगे ये वो आइटम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स चेन्स होती हैं, चाहे वो स्टार्चेस हों, वो आपके शरीर को उनको ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ता है। अपने डाइट प्लान के डिसीजन के लिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दूसरे भी कंसिडर करने पड़ सकते हैं। जैसे अगर आप ब्लड शुगर्स आपके आमतौर पर शुरुआती लेवल्स पे काफ़ी हाई रहते हैं तो आपके लिए मोनोसैकेराइड्स जैसे सिंपल शुगर्स का खाना इमीडिएट तौर पर आपके ब्लड शुगर्स को स्पाइक कर सकता है। अगर आप वेट लॉस की तलाश में हैं तो आप पाएंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें डाइसैकेराइड्स की मौजूदगी काफ़ी होती है उनमें आपको लैक्टोज, कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से शायद डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते। कुछ लोग सैचुरेटेड फैट्स की वजह से जिनको प्रॉब्लम है उनको डेयरी रिकमेंड नहीं की जाती। वैसे तो आम तौर पर डेयरी से हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से वो लोग जो अपनी डाइट का चुनाव अपनी हेल्थ कंडीशन के बेसिस पर करते हैं उनमें से कुछ लोग डेयरी को शायद प्रेफर न करना चाहें। हम अपने एवोल्यूशन की स्टेज से देखें तो हमारे एंसेस्टर्स स्टार्च ईटर्स रहे हैं। हम पोटैटोज, कॉर्न, बीन्स, ग्रेन्स, ये सारे आइटम्स हम बहुत लंबे समय से खाते रहे हैं और ये ओरिजिनली हमारे अपने खान पान का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहा है और इनको हमारे खाने का हिस्सा बनाने में यूजुअली आप पाएंगे एक अच्छे डाइट प्लान में इन सबको शामिल करना लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट से डरिए मत, लेकिन अपने कार्बोहाइड्रेट्स का चुनाव अपने अलग अलग पैरामीटर्स पे आपके जो गोल्स हैं उसके आधार पर करिए। अगर आप एक डायबिटिक हैं तो सर्टली अगर मुझे आपको रिकमेंडेशन देनी हो तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि जितने स्पाइकिंग एलिमेंट्स हैं यानी ऐसे मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर्स, इनका कंजम्पशन आपको कम रखना चाहिए। डेयरी में क्योंकि हैवी मात्रा में शुगर मौजूद होती है, आपको डेयरी से दूर रहना चाहिए, जिससे ऑटो इम्यून की संभावना भी आपको आमतौर पर कम होती है, बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स का एक्सेस कंजम्पशन आपके ग्लूकागॉन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी लिवर के थ्रू ग्लूकोज को पुश करती है ऊपर और आपके लेवल्स और HbA1c में आमतौर पर इजाफा होता है। अपनी डाइट में यदि आप पोटैटो, कॉर्न, बीन्स, होल ग्रेन्स, इनको अगर आप शामिल करेंगे तो आपके खाने में काफ़ी होलसम कंटेंट आपकी बॉडी को एज न्यूट्रिशन मिलेगा और आपको बेझिझक इन चीज़ों का चुनाव करना चाहिए। और अगर आप किसी भी किस्म का कंजम्पशन करते हैं तो कोशिश कीजिए वो क्लोजेस्ट टू द नेचर एज नेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड इट, उस हालत में अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर योर हेल्थ। यानी अगर आप दालें खाते हैं तो छिलके के साथ खाइए, होल ग्रेन्स खाइए, आप ओट्स खा सकते हैं, आप बीन्स खा सकते हैं जो कि नेचर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है न्यूट्रिशन का। आप पोटैटोज़ जैसी बहुत सिंपल चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो प्रैक्टिकली फैटलेस होते हैं और आपके लिए बहुत सारी एनर्जी का सोर्स भी होते हैं, ईजीली ब्रेक डाउन होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी होलसम। यू फील वेरी सैशिएटेड, यानी आपकी भूख उससे बहुत जल्दी शांत होती है, आपकी संतुष्टि का भाव आप में काफ़ी सारा आता है। तो आपकी डाइट के चुनाव में ये बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से डर इस चीज़ का समाधान नहीं है। मुझे उम्मीद है इस डिस्कशन से शायद आपको कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। हो सकता है उनमें से कुछ और लोग जो इन्फॉर्मेशन तलाश रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।